अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेटवर्क सिक्योरिटी में अभी तक हमने क्या जाना? अभी तक हमने ये जाना कि नेटवर्क सिक्योरिटी है क्या, किस नेटवर्क को हम सिक्योर नेटवर्क कहते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी को हम कैसे अचीव करते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास जो एक टेक्निक यूज़ होती है दैट इज़ क्रिप्टोग्राफी, हमने उसकी बात की। फिर क्रिप्टोग्राफी को इंक्रिप्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन है और एसिमेट्रिक की इंक्रिप्शन है। सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए पहले हमारे पास कुछ ट्रेडिशनल साइफर्स थे जिसमें हमने बात की। ट्रेडिशनल साइफर्स में भी हमने हमारे सिमेट्रिक की साइफर की मल्टीपल कैटेगरीज देखी, उन सब का एनालिसिस किया कि वो कितने ज़्यादा ये कितने लेस स्ट्रॉन्ग हैं। लेकिन हम इसी कंक्लूजन पे पहुँचे कि ट्रेडिशनल सिमेट्रिक की साइफर जस्ट हमें एक इंक्रिप्शन का, सिमेट्रिक साइफर्स का एक जनरल एक बेसिक आइडिया देते हैं। एक्चुअली हमारे आज की जो दौर की जो नीड है वो ट्रेडिशनल साइफर से पूरी नहीं होती, बल्कि हमें आज के अपने नेटवर्क्स को सिक्योर करने के लिए कोई मॉडर्न साइफर्स चाहिए हैं। वो मॉडर्न साइफर्स जो है सिमेट्रिक की ब्लॉक साइफर्स जो हैं वो कैसे हमारे पास किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं, उसके लिए हमारे पास क्या आइडिया था, हमने किस तरह से ब्लॉक साइफर बनाया, प्रोडक्ट साइफर का क्या आइडिया था, प्रोडक्ट साइफर के करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, प्रोडक्ट साइफर के अंदर यूज़ होने वाले, मॉडर्न ब्लॉक साइफर के अंदर, प्रोडक्ट साइफर के अंदर यूज़ होने वाले कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, और ये कि उन कंपोनेंट्स को अकेले नहीं बल्कि कलेक्टिवली यूज़ किया जाता है राउंड की फॉर्म में, और ये भी कि उन राउंड्स को इटरेटिव वे में यूज़ किया जाता है ताकि प्रोडक्ट साइफर के अंदर डिफ्यूजन और कन्फ्यूजन के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया जाए। और उसका मकसद क्या था? सिक्योर एंड पावरफुल स्ट्रॉन्ग साइफर्स बनाना। ठीक है जी। तो इन सारी नीड्स की वजह से हमने मॉडर्न साइफर की तरफ आए। मॉडर्न साइफर का अब हम उसके लिए हमें कौन कौन से कंपोनेंट्स चाहिए और उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे राउंड्स की फॉर्म में और आइट्रेशन करेंगे राउंड्स की, वो आइडिया हम ले चुके हैं। अब हम हमारे मॉडर्न सिमेट्रिक की साइफर के जो है एक एल्गोरिदम, एक स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं जो कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड की तरफ जाते हैं जो कि हमारे पास बहुत कॉमनली यूज्ड होता है, जिसे हम डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड DES का नाम देते हैं। ठीक है जी। DES हमारे पास पहला मॉडर्न ब्लॉक साइफर है जो कि प्रोडक्ट साइफर के रूल पे, ब्लॉक साइफर के रूल पे काम करता है और मॉडर्न वे में हमारे डाटा को इनक्रिप्ट करने के लिए, सिक्योर करने के लिए यूज़ होता है। अगर हम डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड की बात करें तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं जी? जी, बेसिकली हम एक शॉर्ट हिस्ट्री लेंगे कि DES कैसे बना, उसके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, बिल्डिंग एलिमेंट्स देखेंगे, राउंड की जनरेशन प्रोसेस की, एंड लास्ट में हमारे पास DES का एनालिसिस और मल्टीपल DES को हम इंट्रोडक्शन में हिस्ट्री की इंट्रोडक्शन की कि बेसिकली DES क्या है। DES एक सिमेट्रिक की ब्लॉक साइफर है जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी ने पब्लिश करवाया था। ठीक है। में NIST ने नेशनल इंस्टीट्यूट जो था हमारे पास सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी का, उसने एक रिक्वेस्ट पब्लिश की, एक प्रपोज़ल दिया फॉर अ नेशनल सिमेट्रिक की क्रिप्टो सिस्टम। यानी 1973 में एक आइडिया दिया गया NIST की तरफ से कि कोई एक नेशनल यानी कॉमन सिमेट्रिक की क्रिप्टो सिस्टम मौजूद होना चाहिए। अ प्रपोजल फ्रॉम IBM, अ मॉडिफिकेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट कॉल्ड लूसीफर वाज एक्सेप्टेड एज DES। अच्छा, फिर अब उसमें हुआ ये कि जब ये 1973 में प्रपोजल दिया गया कि एक सिमेट्रिक की क्रिप्टो सिस्टम या एक सिमेट्रिक की साइफर बनाया जाए जो कि मॉडर्न नेटवर्क्स की नीड्स को पूरा कर सके, तो उसमें बहुत से लोगों ने अपने आइडियाज़, अपने प्रपोजल्स पेश किए, जिसमें से IBM जो कंपनी है उसने भी एक अपना प्रपोजल दिया। उसमें उसने जो एक सिमेट्रिक की साइफर जो है इंट्रोड्यूस करवाया, उसका नाम लूसीफर रखा गया। उसने नाम लूसीफर रखा, लेकिन उसे बाद में चेंज करके DES रख दिया गया। DES को मार्च 1917 में जो है FIPS 16 के अंडर जो है ना स्टोर किया गया था। इसका जो FIPS के रजिस्टर में नंबर था वो 16 था। बहरहाल जी 1975 में फाइनली हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर आ गया, एक ऐसा क्रिप्टो सिस्टम आ गया जो कि मॉडर्न सिमेट्रिक की साइफर की नीड्स को पूरा करता था।
बेसिकली क्या है, एक ब्लॉक साइफर है, उसका आइडिया हमें इस फिगर से हो रहा है। डीएस में डाटा को ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाता है, जिसमें ब्लॉक का साइज़, डाटा के ब्लॉक का साइज़ क्या है जी, 64 बिट। 64 बिट के डाटा के ब्लॉक के प्लेन टेक्स्ट को किसी डीएस साइफर से गुजारा जाता है, जिसमें उस साइफर के अंदर उस मैसेज को इनक्रिप्ट किया जाता है और 64 बिट का साइफर टेक्स्ट बनाया जाता है। और यही 64 बिट का साइफर टेक्स्ट जब डिक्रिप्शन के लिए जाता है तो डीएस का रिवर्स साइफर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करके वही 64 बिट प्लेन टेक्स्ट का ब्लॉक गेट कर लिया जाता है। ठीक है, और इसके अंदर जो की यूज़ होती है इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन के लिए वो 56 बिट की होती है। और हमें ये भी याद रखना है कि ये की सिमेट्रिक की होती है। सिमेट्रिक की होने का क्या मतलब है कि इनक्रिप्शन के लिए जो की यूज़ होती है वही डिक्रिप्शन के लिए की यूज़ होती है। और एक और चीज़ हमें ब्लॉक साइफर की तरह रिकॉल करें, हमने कहा था ब्लॉक साइफर के अंदर अगर मैसेज को n बिट के ब्लॉक्स में डिवाइड करेंगे तो उसके लिए जो की यूज़ होगी दैट विल बी ऑफ साइज k बिट, और हमेशा n वुड बी ग्रेटर देन k। तो ऐसे ही है डीएस के अंदर ये रूल फॉलो हुआ है। अगर 64 बिट का प्लेन टेक्स्ट है तो उसके साथ 56 बिट की यूज़ हो रही है इनक्रिप्शन एंड के स्ट्रक्चर की। अगर हम बात करें डीएस कैसा साइफर है, किस तरह से बना हुआ है, तो डीएस के अंदर बेसिकली टोटली भी हम इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो इसके अंदर दो परमिटेशन बॉक्सेस हैं, पी बॉक्सेस, एक स्टार्ट पे और एक एंड पे, और 16 इसके अंदर फिस्टल राउंड्स हैं। ठीक है, फिस्टल राउंड्स का क्या मतलब है? राउंड एक ऐसा हमने कंपोनेंट कहा था, एक ऐसा स्ट्रक्चर कहा था जिसके अंदर मॉडर्न ब्लॉक साइफर के मल्टीपल कंपोनेंट्स को इकट्ठा यूज़ किया जाता है, एक साथ यूज़ किया जाता है। उसे हम प्रोडक्ट या फिर प्रोडक्ट साइफर या राउंड का नाम देते हैं। और अगर ये फिस्टल राउंड है तो फिस्टल राउंड का मतलब ये है कि इन राउंड्स के अंदर जो मॉडर्न ब्लॉक साइफर के कंपोनेंट्स हैं वो इन्वर्टिबल, नॉन इन्वर्टिबल और सेल्फ इन्वर्टिबल तीनों किस्म के हैं। ठीक है जी, हम इसके बारे बारी इसके कंपोनेंट्स के डीएस के कंपोनेंट्स को डिस्कस करते हैं, जिसमें हम इसके इनिशियल फाइनल परम्यूटेशन, राउंड्स एंड साइफर एंड रिवर्स साइफर को देखते हैं। पास एक जनरल स्ट्रक्चर ऑफ डीएस डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड का हमारे पास जनरल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि इसके अंदर आपके पास 64 बिट का प्लेन टेक्स्ट मैसेज का साइज़, अच्छा आप सिर्फ और सिर्फ 64 बिट नहीं होगा, हमारे पास मैसेज का साइज़ कुछ भी हो सकता है, लाइक 1 0 2 3 4 5 या कुछ भी। हमने उसको डिवाइड करना है 64 बिट के ब्लॉक में। अब मैसेज को किसी फिक्स साइज़ के ब्लॉक्स में कैसे डिवाइड किया जाता है हम उस पर भी बात कर चुके हैं। हम टोटल मैसेज की बिट्स को डिवाइड करते हैं यूनिट ऑफ द ब्लॉक के साथ, उससे हमें पास पता चल जाता है कि कितने ब्लॉक हमारे पास मैसेज के बनेंगे। और अगर कोई ब्लॉक हमारे पास पार्शल रह जाता है तो उसे फिल करने के लिए पैडिंग की जाती है। ठीक है, अगेन चैप्टर नंबर 5 से कुछ पॉइंट्स रिकॉल करें, वैसे ही होगा। बहरहाल जी हमने मैसेज को 64 बिट के ब्लॉक्स में डिवाइड कर लिया। हर 64 बिट का ब्लॉक प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में सबसे पहले डीएस के इनिशियल परम्यूटेशन से गुजरेगा। इनिशियल परम्यूटेशन होने के बाद जो मैसेज के अंदर 64 बिट के अंदर जो भी चेंजेस आएंगे वो चेंज्ड बिट्स राउंड 1 के पास जाएंगी। राउंड 1 से राउंड 2, राउंड 2 से राउंड 3 अप टू सो ऑन। राउंड 15 जो है अपनी आउटपुट राउंड 16 को देगा, राउंड 16 अपनी आउटपुट फाइनल परम्यूटेशन को देगी। फाइनल परम्यूटेशन अप्लाई करने के बाद दोबारा हमारे पास 64 बिट का साइफर टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है जी, और हर राउंड को एक की प्रोवाइड की जाएगी, लाइक अगर 16 राउंड है तो 16 कीज़ यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। और हर की का साइज़ क्या होगा? 48 बिट, दैट इज़ लेस दैन द साइज ऑफ द मैसेज ऑफ ब्लॉक। ठीक है जी, तो K2 K16 जितनी भी कीज़ चाहिए वो 16 कीज़ 48 बिट की हर एक राउंड को इंडिविजुअली प्रोवाइड की जाएंगी। और ये 16 कीज़ बनती कैसे हैं? उसके लिए एक राउंड की जनरेटर यूज़ होता है। राउंड की जनरेटर एक्चुअल में 56 बिट का साइफर की लेता है। ठीक है, ये वही जो हमने अभी जनरल इसका जब बेसिक स्ट्रक्चर देखा था उसके अंदर नहीं कहा था कि डीएस की 56 बिट की होगी, लेकिन जब राउंड की जनरेटर के पास जाती है तो राउंड की जनरेटर उससे भी छोटी कीज़ यानी 48 बिट की कीज़ बना देता है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब ये जो 56 बिट की है ना, ये असल में भी 64 बिट की होती है, जिसको 56 में और 56 के बाद राउंड की जनरेटर से 48 में कन्वर्ट किया जाता है। बहरहाल ये कैसी कीज़ बनती हैं ये राउंड की जनरेशन में जनरेटर के टॉपिक में हम पढ़ेंगे। फिलहाल हम अपने जनरल स्ट्रक्चर पे आते हैं डीएस के, जिसके अंदर इनिशियल परम्यूटेशन के बाद 16 राउंड है और फाइनल परम्यूटेशन है। ठीक है, बारी बारी इन कंपोनेंट्स को डिस्कस करते हैं कि इनिशियल फाइनल परम्यूटेशन क्या है और हर राउंड के अंदर क्या काम
कन्वर्ट होती हैं। ये जी हमारे पास इनिशियल एंड फाइनल परम्यूटेशन स्टेप्स इन डीईएस। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या हो रहा है कि कुछ बिट्स को अपनी इनिशियली जो 64 बिट्स इनपुट आई हैं उन्हें अपनी लोकेशन से परम्यूट करके चेंज करके कुछ नई लोकेशन पे भेजा जा रहा है। इसी तरह अगर आप फाइनल परम्यूटेशन में देखें तो वो भी वहाँ पे भी वही हो रहा है कि कुछ बिट्स को अपनी लोकेशन से चेंज करके कुछ नई लोकेशंस पे परम्यूट किया जा रहा है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास इनिशियल एंड फाइनल परम्यूटेशन है और दरमियान में 16 राउंड यूज़ हो रहे हैं। अच्छा, अब इनिशियल एंड फाइनल परम्यूटेशन के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग है और वो क्या है? फाइनल परम्यूटेशन के लिए जो टेबल्स यूज़ हो रहे हैं वो कुछ इस तरह से हैं। हर एक टेबल जो है 64 बिट्स को कंटेन करता है। 64 बिट्स अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे आपके पास 8 ही रोज़ और 8 ही कॉलम्स हैं, यानी 8 बाई 8 64 का टेबल इनिशियल परम्यूटेशन का और 64 का ही फाइनल परम्यूटेशन का। अच्छा, अब इनके बारे में इंटरेस्टिंग क्या है? इंटरेस्टिंग कुछ इस तरह से है कि इनिशियल परम्यूटेशन और फाइनल परम्यूटेशन एक दूसरे का ऑपोजिट है। यानी इनिशियल परम्यूटेशन में अगर आपके पास इनपुट की यानी साइफर की आखिरी बिट इनिशियल परम्यूटेशन में आउटपुट की अगर आपके पास पहली बिट इनपुट की 58 बिट होती है तो आपके पास जब आप इसको फाइनल परम्यूटेशन से गुजारेंगे तो बिल्कुल इसका ऑपोजिट काम होगा। आपके पास जो बिट्स हैं जिस भी लोकेशन पे परम्यूट की गई हैं वो अपनी लोकेशन पे वापस आ जाएंगी। कैसे? ये देखें जी, फाइंड द आउटपुट ऑफ द फाइनल परम्यूटेशन बॉक्स व्हेन द इनपुट इज़ गिवन इन हेक्साडेसिमल। अगर आपके पास ये इस तरह से हेक्साडेसिमल की फॉर्म में इनपुट गिवन है, जारी बात है अब ये हेक्साडेसिमल है। हेक्साडेसिमल में हर हेक्साडेसिमल का जो है एक डिजिट 4 बाइनरी में 4 बिट्स के इक्वल होता है। तो 4 बिट्स 0 4 बिट्स 4 बिट्स 4 बिट्स, यहाँ से 16 बिट्स 16 16 आपके पास 16 4 64, आपके पास टोटल 64 बिट का आपके पास ये एक मैसेज आया। अगर इसे आप फाइनल परम्यूटेशन से गुजारते हैं तो उसमें देखें क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट हमें आंसर मिलेगा, लेकिन अगर आप इसको देखेंगे टेबल से बाकायदा करके देखेंगे तो उससे आपके पास क्या आंसर आता है वो देख लेंगे जी हम। अच्छा, एक और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपके पास ऐसा मैसेज है जिसके अंदर टोटल वंस कितने आएंगे। जब आप इसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे ना तो 8 की बाइनरी में एक 1 आएगा और 2 की बाइनरी में एक 1 आएगा। तो बेसिकली ओनली बिट 25 एंड बिट 64 आर वंस। टोटल आपके पास कितनी बिट्स इसके अंदर वंस होंगी? एक आपके पास 25 वाली और एक 64 वाली 1 होगी, बाकी सारी ज़ीरो है। तो अगर आप इसको परम्यूट करोगे तो परम्यूट करते हुए जगह चेंज करते हुए ज़ीरो की जगह चेंज करोगे तो वो ज़ीरो की जगह चेंज होकर भी उसने ज़ीरो ही बनना है। ज़ीरो को अपनी जगह से चेंज करके दूसरी बिट पे लेके जाओगे तो उसने वहाँ पे भी ज़ीरो ही बनना है। तो जब हमारे पास कुछ इस तरह से डेटा होता है जिसके अंदर लेस नंबर ऑफ ऑन बिट्स होती हैं तो फिर जस्ट हम परम्यूट करते हुए उन ऑन बिट्स को फोकस करते हैं, यानी जहाँ जहाँ पे 1 है हम उसको फोकस करते हैं कि 1 परम्यूट होके कहाँ जाएगा। 25 वाला 1 अगर हम टेबल से देखेंगे तो परम्यूट होके फाइनल परम्यूटेशन में 25 वाली लोकेशन बिट 25 जो है वो 64 वाली लोकेशन पे चली जाएगी और बिट 63 जो है वो बिट 15 पे चली जाएगी। अच्छा, एक और चीज़ दोबारा देख लें, यहाँ पे ओनली बिट 25 एंड बिट 63 आर वंस, बिकॉज आप जब 2 की बाइनरी लिखेंगे तो वो होगी 0010, तो 10 मीन्स आपके पास 63 वाली बिट। तो 25 वाली बिट परम्यूट होकर 64 पे और 63 वाली बिट परम्यूट होकर 15 पे जाएगी। तो रिजल्टेंट जो आंसर आएगा उसके अंदर 2 बिट्स जो ऑन है उसी को फोकस करते हुए हमारे पास आंसर क्या आएगा जी? इसमें हमारे पास आंसर कुछ ये आएगा, यानी आपके पास टेट्रा 00080 टेट्रा 0002 से आपके पास परम्यूट होके 0002 टेट्रा 0001 आपके पास आंसर आ गया। ये है जब आपने एक मैसेज को 64 बिट की इनपुट को आपने फाइनल परम्यूटेशन से जी, जैसे कि हमने बात की है कि इनिशियल एंड फाइनल परम्यूटेशन एक दूसरे का इन्वर्स है, उसे हम प्रूव करते हैं। अभी अभी हमने एक मैसेज लिया जिसको हमने 64 बिट का मैसेज लिया, ब्लॉक लिया, जिसको हमने जब फाइनल परम्यूटेशन से गुजारा तो आउटपुट हमारे पास कुछ ये आई, लाइक 0002 टेट्रा 0 एंड आपके पास लास्ट पे 0001। ठीक है, अब हम इसी को इनिशियल परम्यूटेशन से गुजार के ये देखते हैं कि क्या इसका आंसर वही आता है जो हमारे पास फाइनल परम्यूटेशन के लिए इनपुट थी।
तो अगर हम इसको भी अगेन अब बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल से बाइनरी में, तो आपके पास टोटल भी 2 बिट्स ऑन आएंगी। एक यहाँ पे आपके पास 15वीं बिट आपके पास, यानी ये 0 0 0, ये 4 4 एंड 12 जीरोस के बाद 14 15, 12 के बाद 13 14 और 15 वाली बिट आपके पास ऑन आएगी 1 0। और इसी तरह यहाँ पे आपके पास 0 1 लास्ट वाली जो बिट है 64 बिट वाली वो ऑन आएगी, यानी 1 आएगी। तो हमने एक्चुअली परम्यूटेशन की भी उन्हीं की बात करनी है, बाकी बिट्स तो परम्यूट भी होंगी, तो 0 0 से ही परम्यूट होगा। चलें जी देखते हैं इसकी परम्यूटेशन करें तो क्या चेंजेस आते हैं। देखें जी, आपके पास अब कौन सी बिट्स ऑन है, आपके पास एक 15वीं बिट ऑन है और एक 64। अगेन यहाँ पे मिस्टेक है, लास्ट वाली स्लाइड में जहाँ पे 64 होना था वहाँ पे आपके पास 63 होना था, वहाँ पे 64 है, यहाँ पे 64 होना चाहिए, यहाँ पे अब आपके पास 63 है। बहरहाल जी बिट 15 और बिट 64 जो है आपके पास ऑन है, तो आउटपुट में भी हमने देखना है कि अब आपके पास बिट 64 इनपुट में 25 बिट बनती है, यानी पर म्यूट होकर 25 पे जाती है। सो आउटपुट हैज़ ओनली 2 1s, बिट 25 एंड बिट 64। रिज़ल्ट आपके पास जब आप इसको पर म्यूट करते हैं तो अब आपने ये देखना है कि 15वीं बिट कहाँ पे जाती है और आखिरी बिट 64 वाली बिट पर म्यूट होकर कहाँ पे जाती है। अगेन आप यहाँ पे इनिशियल परम्यूटेशन वाला टेबल यूज़ करेंगे जो कि आपको बताएगा किस तरह से आपने बिट्स को परम्यूट करना है। जब आप रिज़ल्ट निकालेंगे तो रिज़ल्ट हेक्साडेसिमल में अगेन आपके पास क्या आएगा, अगेन आपके पास वही बिट्स वापस आ जाएंगी, यानी इनपुट वाली बिट्स वापस आ जाएंगी, जिससे प्रूफ होता है कि इनिशियल एंड फाइनल परम्यूटेशन एक दूसरे का ऑपोजिट है, बिल्कुल एक दूसरे का इन्वर्स है, या यूँ कह लें कि एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल करते हैं। जो काम इनिशियल परम्यूटेशन करता है बिल्कुल उसका ऑपोजिट फाइनल परम्यूटेशन करता है। यानी अगर इनिशियल परम्यूटेशन ने पहली बिट को उठा के 13 वाली लोकेशन पे लगाया है, तो फाइनल परम्यूटेशन 13 वाली बिट को उठा के दोबारा पहले लोकेशन पे लगा देगा। ठीक है जी। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसको मैनुअली इस कैलकुलेशन को करके देखना है। आप लोगों के सामने डायरेक्ट आंसर था, आपने मैनुअली जो है इन हेक्साडेसिमल्स को बाइनरी में कन्वर्ट करके इनिशियल टेबल से गुजारना है, एंड देन जो इनिशियल परम्यूटेशन से आंसर आएगा उसे आपने फाइनल परम्यूटेशन वाले टेबल से गुजारना है और मैच करना है कि क्या आपके पास आउटपुट से दोबारा इनपुट आती है या नहीं। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर इनिशियल और फाइनल परम्यूटेशन एक दूसरे का ऑपोजिट है, यानी अगर इनिशियल परम्यूटेशन में हमारे पास प्लेन टेक्स्ट की 13वीं बिट को, पहली बिट को 13वीं लोकेशन पे लेके गया है और फाइनल परम्यूटेशन जो है साइफर टेक्स्ट बनाते हुए उसी 13 वाली बिट को दोबारा 1 पे ले आता है, लेट्स सपोज, तो इसका फ़ायदा क्या होगा। यानी हम पहले परम्यूट कर रहे हैं, जगह चेंज कर रहे हैं, फिर हम बिट्स को वापस लेकर आ रहे हैं। तो एक्चुअली अगर हम बात करें तो क्रिप्टोग्राफी में इनिशियल एंड फाइनल परम्यूटेशन की क्रिप्टोग्राफिकली कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है, सिग्निफिकेंस नहीं है क्रिप्टोग्राफी में, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का इन्वर्स हैं। तो क्रिप्टोग्राफी में इसकी सिग्निफिकेंस अगर नहीं है, फिर हम डीएस के अंदर इनिशियल एंड फाइनल परम्यूटेशन यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखें ना, इनिशियल परम्यूटेशन ने जो चेंज करना है, फाइनल परम्यूटेशन ने उस चेंजेस को रिवर्स कर देना है। तो फ़ायदा क्या हुआ हमें, इसका तो कोई फ़ायदा ना हुआ। लेकिन हम इसको इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम इंट्रूडर को, हैकर्स को एक आइडिया दे सकें कि हमने जो साइफ़र बनाया है वो एक स्ट्रॉन्ग साइफ़र है। ठीक है जी, जस्ट एक आइडिया देने के लिए, डॉज करने के लिए एक इंट्रूडर को कि एक स्ट्रॉन्ग साइफ़र है जिसमें पहले मैसेज इनिशियल परम्यूटेशन से गुजरता है, फिर 16 राउंड से गुजरता है, फिर फाइनल परम्यूटेशन से गुजरता है, तब जाके 64 बिट का प्लेन टेक्स्ट 64 बिट के साइफ़र टेक्स्ट में कन्वर्ट होता है। बहरहाल जी, नेक्स्ट कंपोनेंट्स की तरफ जाते हैं। अभी तक हमने इनिशियल एंड फाइनल परम्यूटेशन बॉक्सेस, वी बॉक्सेस की बात की, 16 राउंड्स क्या होते हैं, उसमें से हर राउंड का क्या काम है उसको देखते हैं जी। डीएस के 16 राउंड में हर राउंड का क्या स्ट्रक्चर होता है। हर राउंड हमने कहा था एक फिजिकल साइफर है जो कि बेसिकली 2 मेन कंपोनेंट्स कंटेन करता है, एक मिक्सर और दूसरा स्वैपर। उसमें होता क्या है, सबसे पहले मैसेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। 64 बिट को लेफ़्ट एंड राइट पोर्शन में डिवाइड कर दिया जाता है, जो इक्वल साइज़ के होते हैं, 32 बिट्स के। अब इन 32 बिट्स के साथ क्या किया जाता है, जो राइट वाले पोर्शन की 32 बिट्स हैं उन्हें एक फंक्शन को एज अ इनपुट पास कर दिया जाता है। उसी फंक्शन की दूसरी इनपुट क्या है, K1 48 बिट की, जो कि राउंड की जनरेट करेगा। तो यहाँ से 32 बिट्स फंक्शन के पास और यहाँ से 48 बिट्स की आएंगी इस फंक्शन के पास। अब इस फंक्शन जो है इस राइट पोर्शन और की के ऊपर कुछ फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा
और एक आउटपुट जनरेट होगी। आउटपुट जो जनरेट होगी 32 बिट की ही होगी। उन 32 बिट्स को लेफ़्ट वाले मैसेज के 32 बिट्स के साथ मिक्स किया जाएगा और अल्टीमेटली जो आंसर आएगा उसमें लेफ़्ट वाली जो पोर्शन है उसे राइट पे लगा दिया जाएगा और राइट वाले पोर्शन को एज इट इज़ लेफ़्ट पे लगा दिया जाएगा। एक चीज़ आपने नोटिस करनी है कि मैसेज के लेफ़्ट और राइट पोर्शन में से राइट पोर्शन विदाउट एनी चेंज डायरेक्ट लेफ़्ट लोकेशन पे लग रहा है साइफर के अंदर, जबकि लेफ़्ट वाला पोर्शन फंक्शन की आउटपुट के साथ मिक्स होने के बाद चेंज होने के बाद राइट लोकेशन पे लग रहा है। ठीक है जी, अब इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में सब कुछ क्लियर है। ये आप मैसेज को हमने स्प्लिट किया, देन हमने इसको स्वैप किया, लेफ़्ट को राइट पे और लेफ़्ट को राइट पे और राइट को हम लेफ़्ट पे ले आए। लेफ़्ट को राइट पे लाने से पहले हमने उसके अंदर चेंजेस भी किए। ठीक है, बस एक चीज़ जो हमें यहाँ पे समझ नहीं आ रही वो ये है कि ये फंक्शन क्या करेगा राइट पोर्शन और की के साथ, क्योंकि पहली से 32 बिट्स मिल रही हैं, दूसरी से 48 बिट्स मिल रही हैं और आउटपुट इसने 32 बिट की निकाल दी है। अब ये करेगा कैसे, इस फंक्शन की क्या फंक्शनैलिटी है इसे हम जानते हैं जी। डीएस का जो फंक्शन है वो क्या करता है, डीएस का हर राउंड जो है वो उसके क्या कंपोनेंट्स होंगे, उसके बेसिकली मेनली दो कंपोनेंट्स होंगे, एक मिक्सर और दूसरा स्वैपर। और मिक्सर के अंदर जो मेन कंपोनेंट है वो है डीएस का फंक्शन। डीएस का फंक्शन बेसिकली क्या है, उसके अंदर क्या होता है, राइट और पोर्शन ऑफ द मैसेज एंड की के साथ, वो देखते हैं। हाँ जी, ये है डीएस का फंक्शन। डीएस का फंक्शन बेसिकली क्या करता है, जो इनपुट में 32 बिट्स लेता है, राइट पोर्शन जो 32 बिट्स की लेता है, उन्हें वो सबसे पहले एक्सपेंशन पी बॉक्स से गुजार के एक्सपैंड करके उससे 48 बिट्स बनाता है, यानी 32 बिट्स से 48 बिट्स बनाता है। दूसरी इनपुट वो क्या लेता था, K1 48 बिट की, उस K1 को 48 बिट की K1 और जो 32 बिट का राइट पोर्शन आया उसे 48 बिट में एक्सपैंड करके उन दोनों 48 बिट्स को एग्जॉर किया जाता है। एग्जॉर करने के बाद जो 48 बिट्स निकलती हैं उन 48 बिट्स को 8 एस बॉक्स से गुजारा जाता है, जिसमें से हर एस बॉक्स का साइज़ है 6/4। 6/4 यानी 48 बिट्स को 6 के 8 पोर्शंस में डिवाइड किया जाता है। 48 डिवाइडेड बाई 6 48 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 8। ठीक है ना, 6 8 48। तो आपके पास 48 बिट्स से 6 बिट के 8 पार्ट्स बनते हैं, 8 पोर्शंस बनते हैं। उन हर 6 बिट को एक 6/4 एस बॉक्स से गुजारा जाता है, जो कि 6 बिट्स को इनपुट में लेता है और 4 बिट्स आउटपुट में देता है। तो हर एस बॉक्स से जब 4 बिट्स निकलती हैं तो टोटल आपके पास 8 4 32 जो हैं बिट्स निकलती हैं आउटपुट में। उन 32 बिट्स को फिर अगेन स्ट्रेट पी बॉक्स से गुजार के आउटपुट जनरेट की जाती है और ये आउटपुट फिर फंक्शन की आउटपुट होती है, जिसे मिक्स कर दिया जाता है किसके साथ, जिसे मिक्स कर दिया जाता है बेसिकली आपके मैसेज के अंदर जो लेफ़्ट पोर्शन है उसके साथ मिक्स कर दिया जाता है, क्योंकि ये फंक्शन की आउटपुट है और लेफ़्ट पोर्शन को हम फंक्शन की आउटपुट के साथ ही मिक्स करते हैं। सो फंक्शन के अंदर बेसिकली 4 कंपोनेंट्स हैं। पहला एक्सपेंशन पी बॉक्स, जिसने 32 बिट के राइट पोर्शन को एक्सपैंड करके 48 बिट्स बनानी है। दूसरा एग्जॉर, जिसने 48 बिट की और 48 बिट के एक्सपैंडेड पोर्शन को एग्जॉर करना है। और 8 एस बॉक्सेस जिसमें से हर एक जो है एक कंप्रेशन एस बॉक्स है जो कि 6 बिट्स लेते हैं और 4 बिट्स आउटपुट में जनरेट करता है। फिर एक स्ट्रेट पी बॉक्स जो कि क्या करता है, 32 बिट्स को परम्यूट करता है अपनी जगह से और उसे 32 बिट्स ही बनाता है। सो एक एक्सपेंशन पी बॉक्स, एक एग्जॉर, 8 एस बॉक्सेस और एक स्ट्रेट पी बॉक्स मिलके आपके पास डीएस फंक्शन बनाते हैं। अब ये एक्सपेंशन पी बॉक्स कैसे एक्सपेंशन करता है, इसका क्या टेबल है, एग्जॉर कैसे काम करता है, एस बॉक्सेस क्या और स्ट्रेट पी बॉक्स कैसे परम्यूटेशन करता है, देखते हैं जी इन्हें बारी बारी। एक्सपेंशन पी बॉक्सेस क्या करते हैं, एक्सपेंशन पी बॉक्स का रूल ये है कि वो आपके 32 बिट्स को 48 बिट्स में कन्वर्ट करता है, एक्सपैंड करता है। कैसे एक्सपैंड करता है, एक्सपैंड करने के लिए हमारे सामने ये एक टेबल हमें फिगर नज़र आ रही है जिससे हम आसानी से एक्सपेंशन को समझ सकते हैं। बहरहाल इसका टेबल भी हमारे पास मौजूद है, टेबल को पढ़ के भी एक्सपेंशन की जा सकती है। एक्सपेंशन बहुत आसान है, आपकी 32 बिट्स को 8 पोर्शंस में डिवाइड करते हैं 4 बिट्स के। अगर हम इनको 4 बिट के 8 पोर्शन में डिवाइड करें तो एक्सपैंड करने के लिए हर 4 बिट से 6 बिट्स बनानी है। 4 बिट से 6 बिट्स कैसे बनानी है, हर 4 बिट से जो 6 बिट्स बनेगी उसमें से 6 बिट्स में से सबसे पहली बिट क्या होगी, मैसेज की सबसे आखिरी वाली बिट,
ठीक है, ये फर्स्ट ब्लॉक की हम बात कर रहे हैं। और बाकी 4 बिट्स एज इट इज़ जो इनपुट की हैं वही आउटपुट में आ जाएंगी, और आखिरी बिट क्या होगी, उससे अगले वाले ब्लॉक की पहली बिट। ठीक है जी, उससे अगले वाले ब्लॉक की जो आपके पास पहली बिट है वो उसकी आखिरी बिट बनेगी। ठीक है, उससे पिछले वाले की आप इस तरह से कह लें, या इस ब्लॉक को हम देखते हैं। इस ब्लॉक को अगर आप देखें तो ये 4 बिट्स एज इट इज़ आ रही हैं, यानी सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ और 6 बिट्स एज इट इज़ बन रही हैं। 4 बिट्स की से जो 6 बिट्स बनी है उसमें से दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी डायरेक्ट जो आपके पास बिट्स हैं 4 बिट्स वही बन रही हैं। और हर इस 6 में से पहली बिट जो है उससे पिछले वाले ब्लॉक की आखिरी बिट है, और उसकी आखिरी बिट उससे अगले वाले ब्लॉक की पहली बिट है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले के अंदर भी यही हो रहा है, इसकी पहली बिट उससे पिछले वाले की आखिरी बिट है। ठीक है, पहली बिट पिछले वाले की आखिरी बिट होती है, और आखिरी बिट अगले वाले की पहली बिट होती है। ऐसे ही जी, आखिरी बिट अगले वाले की पहली, और पहली बिट पिछले वाले की आखिरी। तो इस फर्स्ट वाले से पिछला कौन सा है, ये लास्ट वाला, दैट इज़ वाई इसकी आखिरी बिट 32 वाली बिट इसकी फर्स्ट बनेगी। इसी तरह अगर आप लास्ट पे देखो तो लास्ट वाले में भी उसकी पहली बिट पिछले वाले की जो है आखिरी होती है, और उसकी आखिरी जो है अगले वाले की पहली होती है। तो अगला उससे कौन सा है, ये फर्स्ट वाला, तो बिट 1 आ जाएगा। ठीक है जी, ये एक आसान तरीका है कि 32 बिट्स को हमने 64 बिट में कैसे एक्सपैंड किया। हमने उसे 8 पोर्शंस में डिवाइड किया, जिसमें से हमने जो है हर 4 को 6 में कैसे कन्वर्ट किया। हर 4 को 6 में कन्वर्ट करने के लिए 6 वाले में से सबसे पहली जो है हमने उससे पिछले वाले ब्लॉक की पहली, और हर 6 की आखिरी बिट जो है उससे अगले वाले ब्लॉक की पहली बिट यूज़ करके हमने जो है ना एक्सपेंशन की। बहरहाल इस एक्सपेंशन को हम टेबल के थ्रू भी कर सकते हैं, और वो टेबल कुछ इस तरह से है। देखें जी, उसके अंदर अगर आप नोटिस करें तो दरमियान वाली आपके पास बिट्स सेम रहती हैं, सिर्फ और सिर्फ चेंजेस किसके अंदर आ रहे हैं, हर 6 बिट के पोर्शन में पहली और आखिरी बिट के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। अगर आप नोटिस करें तो बिल्कुल ये वही है। पहले पोर्शन के अंदर पहली बिट जो है वो 32 आती है, और आखिरी बिट जो है वो अगले वाले पोर्शन की पहली बिट यानी 5वीं आती है। इसी तरह अगर आप इसको देखें तो इसकी पहली जो है इससे पिछले वाले की आखिरी यानी चौथी, और इसकी आखिरी से अगले वाले की पहली यानी कि 9th वाली आती है। इसी तरह ये टेबल जो है क्या करता है, एक्सपैंड करता है हर जो है 4 बिट्स को 6 बिट्स में, या ओवरऑल 32 बिट्स को 48 बिट्स में। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है हमारे पास दैट इज़ एक्सऑर। एक्सऑर क्या करता है जी, एक्सपैंड करने के बाद कीज़ को 48 बिट के राइट पोर्शन और 48 बिट की की को क्या किया जाता है, आपस में एक्सऑर किया जाता है। एक्सऑर का रूल हमारे पास सेम है कि आपके पास जहाँ पे 2 ऑन बिट्स आती हैं वहाँ पे 0 रिकॉर्ड होता है, और जहाँ पे ऑपोजिट बिट्स आती हैं, जहाँ पे सेम बिट्स आती हैं यानी 00 या 11 वहाँ पे 1 रिकॉर्ड होता है, और जहाँ पे ऑपोजिट बिट्स यानी 10 या 01 आती हैं वहाँ पे हम 0 राइट करते हैं। ठीक है जी, तो इन 48 बिट्स को आपस में एक्सऑर आपस में एक दूसरे के साथ एक्सऑर करके देखा जाता है कि जहाँ पे सेम बिट्स हो वहाँ पे 0, और जहाँ पे डिफरेंट बिट्स हो वहाँ पे 1 रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास एक्सऑर का प्रॉपर टेबल भी एग्जिस्ट करता है। वो टेबल भी हम अभी आगे यूज़ करने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है जी, बहरहाल जी एक्सऑर के बाद नेक्स्ट जो कंपोनेंट है बस 48 बिट्स अब एक्सपैंड हो जाती हैं। फिर आपके पास एक्सपैंड होने के बाद एक्सऑर होने के बाद जो रिजल्टेंट 48 बिट्स बनती हैं उन 48 बिट्स को फिर हमने गुजारना है 8 एस बॉक्सेस से, जिसमें से हर एक का साइज़ है 6x। हाँ जी, ये एस बॉक्सेस हैं जिसमें से हर एक ने क्या करना है, 6 इनपुट लेनी है और 4 आउटपुट देनी है। इसमें से हम एस बॉक्स 1 का रूल देखते हैं। हाँ जी, हर एस बॉक्स का बेसिकली रूल क्या है कि वो 6 बिट्स में से पहली और आखिरी बिट को मिला के रो नंबर बनाता है, और दरमियान वाली 4 बिट्स से कॉलम नंबर बनाता है। ठीक है, और जहाँ पे रो नंबर और कॉलम नंबर मैच करता है जिस एंट्री पे जिस सेल पे, वही सब्स्टिट्यूशन होती है हमारे पास 6 बिट्स की 4 बिट्स में। देखिए जी, हमारे पास एक एग्जांपल है एस बॉक्स 1 की कि हमारे पास कोई भी अगर मैसेज है 6 बिट्स का, उस 6 बिट्स में से हमने पहली और आखिरी बिट को मिला के रो नंबर और दरमियान वाली 4 बिट्स को मिला के कॉलम नंबर बनाना है, और पहली 2 बिट्स को हमने एक्चुअली मिला के जो उसकी डेसिमल में वैल्यू बनती है
पे कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे रो नंबर और कॉलम नंबर डेसिमल्स हैं, और जो वैल्यूज़ हैं अंदर सेल्स में वो भी डेसिमल में है। ठीक है, इसी तरह हमने 4 बिट्स को मिला के कॉलम नंबर बनाना है, दरमियान वाली 4 बिट्स को, और उसे डेसिमल में, बेसिकली 4 बिट्स को डेसिमल में कन्वर्ट करके कॉलम नंबर देखना है। रो नंबर और कॉलम नंबर के इंटरसेक्शन पे जो हमें डेसिमल मिलेगा उसे हमने दोबारा 4 बिट की बाइनरी में कन्वर्ट कर देना है, वही हमारी सब्सटीट्यूशन होगी। कैसे, एग्जाम्पल से देखते हैं। एस बॉक्स 1 के पास इनपुट आई है 1000011। ठीक है, अब इसमें से पहले और आखिरी 1 को हाईलाइट इसलिए किया हुआ है क्योंकि पहले और आखिरी 1 को मिला के रो नंबर बनाया जाएगा, दरमियान वाली 3 0 और 1 को मिला के कॉलम नंबर बनाया जाएगा। ठीक है जी। अगर आप रो नंबर और कॉलम नंबर देखते हो तो रो नंबर आपके पास 1 1 को अगर आप इकट्ठा करें तो आपके पास रो नंबर बनता है 3 इन डेसिमल, और 0001 को करें तो कॉलम नंबर बनता है 1। सो आपने थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में देखेंगे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में देख के आपके पास जो वहाँ पे इंटरसेक्शन पे आपको वैल्यू मिलेगी, अगेन टेबल को आप पीछे जाके देखें, आप थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम में अगर आप जाके देखते हैं तो वहाँ पे आपको सब्सटीट्यूशन क्या मिलती है, 12 को आप कन्वर्ट कर देंगे जी 4 बिट्स की बाइनरी में। सो अगर आपके पास 6 बिट की इनपुट है, उसके लिए 4 बिट की आउटपुट क्या जनरेट हुई, 1100। ये है आपके पास एस बॉक्स 1 का रूल। ये बेसिकली हर एस बॉक्स का रूल, कि हर 6 बिट्स के पहली और आखिरी बिट को मिला के हमने रो नंबर और दरमियान वाली बिट्स को मिला के हमने कॉलम नंबर बनाना है, देन हमने उसके डेसिमल सब्सटीट्यूशन देख के उस डेसिमल को 4 बिट्स में कन्वर्ट कर देना है। इसी तरह अगर आपके पास एक एस बॉक्स 8 लाइट से, यहाँ पे एस बॉक्स 8 है जो कि आपकी बुक के नोट्स में बेसिकली एस बॉक्स 1 से लेके एस बॉक्स 8 तक बुक के अंदर मौजूद होंगे, तो एस बॉक्स 8 से अगर आप ऑल ज़ीरोज़ को गुजारते हैं तो क्या देखिए उसमें कोई चेंज आएगा। देखिए आप ऑल ज़ीरोज़ को सब्सटीट्यूट करेंगे तो कोई चेंज आएगा। सब्सटीट्यूट करने का मतलब है कि उनकी जो है जगह चेंज करना, देखते हैं कोई चेंज आता है या नहीं आता। अब अगर आप इस ऑल ज़ीरो में से रो नंबर और कॉलम नंबर देखते हैं तो रो नंबर भी 00 को मिला के 0 और कॉलम नंबर भी 00 को मिला के 0 बनेगा। तो एस बॉक्स 8 के 0 रो और 0 कॉलम पे जब आप देखते हैं तो रिज़ल्ट क्या मिलता है, एस बॉक्स 8 के 0 रो और 0 कॉलम टेबल 6.10 अपने बुक से देखिएगा। तो अगर आप रो 0 और रो कॉलम 0 में देखते हैं तो आपके पास रिजल्टेंट वैल्यू 13 आती है। सो 13 को अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं दैट इज़ 1101। सो अगर आपके पास इनपुट ऑल ज़ीरोज़ भी हैं तो आउटपुट फिर भी कोई ना कोई एक प्रॉपर वैल्यू जनरेट होती है। ठीक है जी, तो आउटपुट फिर भी आपके पास कोई बाइनरी डिजिट्स, कोई बाइनरी वैल्यूज़ जनरेट होते हैं। ये एस बॉक्स 8 की उन्होंने आपको आउटपुट बताई है। इसी तरह आपके पास एस बॉक्स 2 3 4 5 6 एंड 7 का भी अपना अपना टेबल है और रूल सबका सेम रहेगा। फर्स्ट एंड लास्ट बिट को 6 बिट्स में से पहली और छठी बिट को मिला के रो नंबर और दूसरी तीसरी चौथी और पाँचवीं बिट को मिला के कॉलम नंबर बना के उनके इंटरसेक्शन पे जो भी आपको डेसिमल मिलता है उसे बाइनरी में कन्वर्ट करके सब्सटीट्यूशन की जाती है। लास्ट में हमारे पास डीएस फंक्शन का आखिरी कंपोनेंट है स्ट्रेट पी बॉक्स। स्ट्रेट परम्यूटेशन टेबल क्या करता है, स्ट्रेट परम्यूटेशन टेबल आपके पास जो बिट्स हैं, जो आपके पास 48 बिट्स से 48 बिट्स को जो आपने गुजारा 8 एस बॉक्स से 32 बिट्स निकली, उन 32 बिट्स को फिर स्ट्रेट पी बॉक्स से गुजार के उनकी जगह चेंज की जाती है। जो भी उनकी जगह है, लाइक आपके पास जो इनपुट के अंदर 16वीं बिट है वो आउटपुट के अंदर पहली बिट बन जाएगी, इनपुट की 7वीं बिट आउटपुट की दूसरी बिट बन जाएगी, इनपुट की 20वीं बिट आउटपुट की थर्ड वाली बिट बन जाएगी, इनपुट की इसी तरह 25वीं बिट आउटपुट की 32 वाली बिट यानी आखिरी वाली बिट बनेगी। सो स्ट्रेट पी बॉक्स से गुजरने के बाद मैसेज के अंदर फिर चेंज आएगा। अब ये जो 32 बिट्स हमारे पास निकलेंगी परम्यूट होके, इन 32 बिट्स को आउटपुट फंक्शन की आउटपुट के तौर पर पास किया जाएगा मिक्सर को, एग्जॉर दूसरी इनपुट लेगा, मैसेज का लेफ़्ट पोर्शन दोनों को मिक्स किया जाएगा और रिज़ल्ट को स्वैप करके राइट लोकेशन पे लगा के और राइट वाले को एज इट इज़ लेफ़्ट पे लगा के हमारे पास एक राउंड से आउटपुट निकलेगी। फिर वो एक राउंड की जो आउटपुट निकलती है उसे अगले राउंड को, अगले से अगले और अगले से अगले राउंड के पास फॉरवर्ड करते करते आपके पास 16 राउंड से सबसे पहले इनिशियल परम्यूटेशन से मैसेज गुजारा, फिर पहले राउंड से, फिर दूसरे राउंड से, अप टू सॉन 16 राउंड से गुजार के फाइनल परम्यूटेशन से गुजार के तब हमारे पास जाके 64 बिट का साइफर टेक्स्ट बनेगा। ठीक है जी।
अच्छा, साइफ़र की तो हमें समझ आ गई है, इंक्रिप्शन हमने कैसे करनी है। ज़ाहिर बात है इंक्रिप्शन करेंगे तो फिर डिक्रिप्शन की भी बात आएगी। अब अगेन यहाँ पे वो वाला क्वेश्चन भी हमारे माइंड में वापस आ जाना चाहिए कि डीएस का हर राउंड चूँकि फिस्टल साइफ़र है, तो फिर उसके अंदर नॉन इन्वर्टिबल कंपोनेंट्स भी होंगे, तो फिर उनको इन्वर्ट कैसे किया जाए? क्या फिर आप जो 64 बिट के प्लेन टेक्स्ट से 64 बिट का साइफ़र बनाते हैं, उस 64 बिट के साइफ़र से आप दोबारा 64 बिट का प्लेन टेक्स्ट बना सकते हैं या नहीं बना सकते? येस और नो? तो बेसिकली इंक्रिप्शन का मकसद तो यही है ना कि मैसेज को सिक्योर करके भेजना, लेकिन इसका मकसद ये तो नहीं कि सिक्योर इतना कर देना कि रिसीवर भी उसे ना खोल सके। रिसीवर ने तो उसे डिक्रिप्ट करना है। तो क्या साइफर का डीएस का रिवर्स साइफर एग्जिस्ट करता है? आंसर इज़ येस। रिवर्स साइफर के बगैर हमारे पास जो है क्रिप्टोग्राफी कंप्लीट नहीं होती, क्योंकि क्रिप्टोग्राफी के अंदर इंक्रिप्शन एंड एन्क्रिप्शन दोनों होती है। तो फिर किस तरह से डिक्रिप्शन होती है, किस तरह से नॉन इन्वर्टिबल कंपोनेंट्स की इन्वेंशन की जाती है, उस पर ज़रा हम बात करते हैं। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास यूजिंग मिक्सर एंड स्वैपर्स वी कैन क्रिएट द साइफर एंड रिवर्स साइफर ईच हैविंग 16 राउंड्स। फर्स्ट अप्रोच हमारे पास ये है कि हम रिवर्स साइफर किस तरह से बनाएं। मिक्सर और स्वैपर को यूज़ करते हुए हमने क्या करना है, साइफर और रिवर्स साइफर बेसिकली हम बनाते हैं। फर्स्ट अप्रोच हमारे पास रिवर्स साइफर की ही है कि हम लास्ट राउंड इस तरह से बनाएं कि वो दूसरे राउंड से डिफरेंट हो। यानी इंक्रिप्शन का हम साइफर का लास्ट राउंड इस तरह से बनाएं कि वो दूसरे राउंड से बाकी 15 राउंड से डिफरेंट हो। कैसे डिफरेंट हो कि लास्ट वाले 16 वाले राउंड में सिर्फ और सिर्फ मिक्सर हो, स्वैपर ना हो। ठीक है, फर्स्ट अप्रोच हमारे पास ये है कि हम लास्ट राउंड ऐसा बनाएं, क्योंकि हमने रिवर्स भी तो उसका बनाना है। तो रिवर्स बनाने के लिए हमें साइफर के अंदर भी कुछ चेंजेस लाने थे। चेंजेस क्या लाने थे? पहला हमारे पास रूल ये है कि हम लास्ट जो 16 वाला राउंड है उसके अंदर हमारे पास मिक्सर तो हो लेकिन स्वैपर ना हो, क्योंकि देखा जाए तो मेनली यही दो कंपोनेंट्स है ना, मिक्सर और स्वैपर। तो हम मिक्सर तो डालें लेकिन एंड में हम लेफ़्ट को राइट और राइट को लेफ़्ट पे ना लगाएं। ठीक है जी, ये हमारे पास एक पहली अप्रोच है साइफर से रिवर्स साइफर बनाने की। जैसे कि नज़र आ रहा है हमारे पास राउंड 1 के अंदर भी मिक्सर और स्वैपर है, राउंड 2 के अंदर भी मिक्सर और स्वैपर है, राउंड 15 के अंदर भी अप टू सो ऑन। लेकिन राउंड 16 के अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मिक्सर है, स्वैपर नहीं है। यानी राउंड 16 के अंदर आपके पास जो आउटपुट निकलती है राउंड 16 से, वो लेफ़्ट वाला पोर्शन लेफ़्ट लोकेशन पे ही है और राइट वाला पोर्शन राइट लोकेशन पे ही है, अपनी जगह से वो चेंज नहीं हुए। फिर उसे फाइनल परम्यूटेशन से गुजारा जाए और फिर रिवर्स करने के लिए अगेन उसी तरह आपके पास राउंड 1 से लेके राउंड 16 तक शुरू होगा, जिसमें बिल्कुल हमने इसे 360 डिग्री का रोटेशन दे दिया। डीएस साइफर को हमने 360 डिग्री का रोटेशन दे दिया। अब इनिशियल परम्यूटेशन पहले, उसके बाद राउंड 1, उसके बाद राउंड 2, उसके बाद राउंड 15 और लास्ट पे राउंड 16 है और लास्ट पे आपके पास फाइनल परम्यूटेशन डिक्रिप्शन में। और हर लेवल पे की आपके पास सेम रहेगी, यानी जो की आपके पास राउंड 16 के लिए हो रही थी उससे कॉरस्पॉन्डिंग लेवल पे चाहे राउंड 1 है लेकिन की अभी भी 16 होगी, यानी की हर लेवल पे सेम रहेगी, जबकि राउंड्स जो है आपके पास डिफरेंट हो जाएंगे। अल्टीमेटली अगर हम राउंड की बात करें तो हर राउंड के अंदर सेम ही काम है। बेसिकली की को हमने नोटिस करना है कि हर लेवल पे इंक्रिप्शन के लिए जो की यूज़ हो रही है, डिक्रिप्शन के लिए भी वही की यूज़ हो रही है। यानी अगर सबसे लास्ट में हमने मैसेज को डिक्रिप्ट करने के लिए 16 की यूज़ की है, तो सबसे आखिरी की जो हमने जिससे हमने उसको मैसेज को लॉक की है वो की 16 है। तो सबसे पहले मैसेज को अनलॉक भी हम आखिरी की से ही करेंगे, के 16 से। सबसे बाहर वाला लॉक के 16 वाला है, फिर हम उससे अंदर वाली की से उसे खोलेंगे के 15 से, फिर हम उससे नेक्स्ट अंदर वाली, और फिर हम सबसे पहले वाली की से, यानी जिससे हमने सबसे पहले लॉक किया था हम वो वाली की से उसको अनलॉक करेंगे और फिर हमारे पास फाइनली मैसेज डिक्रिप्ट हो जाएगा। ठीक है जी, साइफर से रिवर्स साइफर बनाने का रूल एक ये था कि हम मैसेज को लास्ट में चेंज करके, उसकी जगह चेंज करके ना भेजें, यानी डिक्रिप्शन के लिए जो लेफ़्ट पोर्शन है वो लेफ़्ट ही हो और राइट वाला पोर्शन राइट ही हो। ठीक है, या फिर इसका ऑल्टरनेट हमारे पास सोल्यूशन क्या है? एक ऑल्टरनेट डिज़ाइन ये है कि हम लास्ट वाले राउंड के अंदर एक स्वैपर की बजाय 2 स्वैपर यूज़ कर लें। पहला स्वैपर क्या करेगा, लेफ़्ट को राइट और राइट को लेफ़्ट पे लेके जाएगा। दूसरा फिर लेफ़्ट को फिर से उसकी असल लोकेशन पे, यानी राइट पे, और राइट को लेफ़्ट पे जब ले जाएगा तो मैसेज फिर से अगेन मैसेज का जो पोर्शन है वो अपनी असल लोकेशन पे वापस आ जाएंगे। ठीक है जी, तो डीएस साइफर का जब आपने रिवर्स साइफर बनाना है, सबसे पहले तो आपने इस इंक्रिप्शन को 360
डिग्री का रोटेशन देना है, जिसमें इनिशियल परम्यूटेशन लास्ट पे, राउंड वन बिल्कुल नीचे और राउंड 16 सबसे ऊपर चला जाएगा और फाइनल परम्यूटेशन सबसे टॉप पे चली जाएगी। ठीक है, 360 डिग्री का रोटेशन देने के अलावा आपने 2 काम करने हैं। फर्स्ट अप्रोच ये कहती है कि लास्ट राउंड में आप स्वैपर यूज़ ना करें, यानी मैसेज के अंदर, साइफर के अंदर लेफ़्ट वाला पोर्शन लेफ़्ट पे और राइट वाला राइट पे ही रहे। क्यों? क्योंकि फाइनल परम्यूटेशन में आप पहले मिक्सर लगा रहे हैं, फिर आप स्वैपर लगा रहे हैं। आपके पास अगर तो स्वैपर पहले होता तो फिर लेफ़्ट और राइट लेफ़्ट पे चला जाता, लेकिन हमने चूँकि 360 डिग्री का पूरा रोटेशन दिया है तो मिक्सर आपके पास नीचे और स्वैपर आपके पास ऊपर चला गया। दैट इज़ वाई या तो आप लास्ट राउंड के अंदर स्वैपर यूज़ ना करें या फिर 2 स्वैपर यूज़ करें। 2 स्वैपर यूज़ करने का भी वही मकसद होगा कि पहला स्वैपर अगर लेफ़्ट को राइट और राइट को लेफ़्ट पे लेके जाएगा तो दूसरा स्वैपर दोबारा से राइट को राइट पे और लेफ़्ट को लेफ़्ट पे ले आएगा। ठीक है जी। देन फाइनल परम्यूटेशन से गुजार के मैसेज को डिक्रिप्शन वाले साइफर से गुजारें और मैसेज आपके पास आउटपुट जनरेट हो जाएगी। अप्रोच है कि हम क्या करें, हम 16 राउंड सेम बनाएं, और सिर्फ चेंज ये करें कि आखिरी राउंड के अंदर 16वें राउंड के अंदर एक्स्ट्रा स्वैपर लगा दें, जो कि क्या करेगा, 2 स्वैपर्स होंगे तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। ठीक है जी। आज हमने थ्योरेटिकल इंट्रोडक्शन लिया, थ्योरेटिकल व्यू लिया डीएस साइफर का कि डीएस साइफर किस तरह से मैसेज को प्लेन टेक्स्ट से साइफर में कन्वर्ट करता है। वो 64 बिट का प्लेन टेक्स्ट एज अ ब्लॉक लेता है और 64 बिट को जो है 16 राउंड से गुजार के और इनिशियल एंड फाइनल परम्यूटेशन से गुजार के साइफर टेक्स्ट 64 बिट का बनाता है। और उस साइफर टेक्स्ट को अगर हमने रिवर्स करना है, यानी दोबारा उससे प्लेन टेक्स्ट गेट करना है, तो हम रिवर्स साइफर से गुजारते हैं। रिवर्स साइफर इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास 2 अप्रोचेज़ हैं। पहली अप्रोच में हम एक स्वैपर यूज़ करें और दूसरी में हम 2 स्वैपर यूज़ करें। साथ ही साथ मेनली हमारे पास हर राउंड के अंदर 2 कंपोनेंट हैं, एक मिक्सर और एक स्वैपर। मिक्सर के अंदर एक जो फंक्शन है, वो फंक्शन के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, उसके अंदर आपके पास एक्सपेंशन पी बॉक्स है, उसके अंदर आपके पास एग्जॉर है, एस बॉक्सेस हैं और स्ट्रेट पी बॉक्स है। बहरहाल जी, ये सारे आप रिवाइज करें, देखें, इनको पढ़ें, समझें कि किस तरह से डीएस मैसेज को प्लेन से साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। आज के लिए इतना ही, कल इसको यहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।